अभी जो है हम लोग चार्टर एक्ट 1853 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, है ना। लेकिन चार्टर एक्ट के पढ़ने से पहले कुछ मूल बातें, जैसे हम लोगों ने बताया कि लॉर्ड मैकाले लॉ कमीशन का भी चेयरमैन हुआ और लॉ मैकाले गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला लॉ मेंबर भी हुआ, है ना। गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ मेंबर, है ना। और जब लॉ कमीशन बना तो उसका भी चेयरमैन हुआ। इस पीरियड में पहली बार गवर्नर जनरल के काउंसिल की जो बैठक है उसका दो स्वरूप हुआ। जब एग्जीक्यूटिव बैठक होती थी तो उसमें लॉ मेंबर शामिल नहीं होगा, और जब लेजिस्लेटिव बैठक होती थी तब उसमें लॉ मेंबर शामिल हो। तो गवर्नर जनरल की बैठकें दो तरह की हो गई, एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव और दूसरी विधायी लेजिस्लेटिव। तो एक तरह से विधायिका और कार्यपालिका का जर्मिनेटिंग पॉइंट हुआ जब किसी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल की बैठक बुलाएंगे तो उसमें लॉ मेंबर शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर कानून बनाने वाली कोई बैठक होगी तो उसमें लॉ मेंबर शामिल होंगे। तो लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर होने के बावजूद सभी बैठकों में शामिल नहीं होंगे, केवल कानून बनाने के मामले में जो बैठकें होंगी उसी में शामिल होंगे। बात साफ। फिर इंडियन लॉ कमीशन बना। तो लॉ कमीशन वास्तव में एग्जिस्टेंस में है 1934 में, और इन लोगों ने पूरे देश में कानूनों का संग्रहण, कोडिफिकेशन शुरू किया, और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे देश के लिए आईपीसी आया, इंडियन पेनल कोड, है ना। इसी को हिंदी में ताज-इरात-ए हिंद की दफा नहीं बोलते हैं, ताज-इरात-ए-हिंद, ताज-इरात-ए-हिंद कहा गया। तो नहीं सुनने की ताज-इरात-ए-हिंद की दफा इतने तहत आपको फांसी दी गई, सिनेमा में देखते होइएगा। तो यह इंडियन पेनल कोड, इसमें 511 धाराएं थी, 23 अध्याय थे, 23 चैप्टर से। 6 अक्टूबर 1860 को संसद ने इसे पारित किया और 1862 से ये लागू हो गया, है ना। 1862 से ये लागू हुआ। तो पूरे देश में एक तरह की कानून व्यवस्था, जुडिशियल यूनिफिकेशन इसी को बोलते हैं। दूसरा था सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर। ये 1973 में पारित हुआ और 1974 से लागू हुआ, ठीक है ना। और जो मूल अधिकारों का भी जर्मिनेटिंग पॉइंट इसी को कहा गया है। जब इसको पढ़ा चुके हैं आपको कि जब इस 33 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जन्म, जाति, वर्ग, धर्म अथवा जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जो मूल अधिकार में हम लोगों का राइट टू इक्वलिटी में है, इक्वल अपॉर्चुनिटी में है, वो चीज़ पहली बार यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट में आता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में भारत के टेरिटोरियल पोजीशन पूरी तरह से क्राउन के हाथ में था।
और कंपनी केवल उसके बिहाफ पर सब कुछ कर रही थी। तो कंपनी को लगभग ये थ्रेट था कि जब अब आपका दिन जो है गिना चुना है। इसी क्रम में भारत में तेजी से और सारे परिवर्तन हो रहे थे। 1849 तक रणजीत सिंह के राज्य, सिख राज्य को भी अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू करके कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो भारत का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो भी खराब हो रहा था। लेकिन इसी बीच में अंग्रेजों ने अपना जो भी पॉलिसीज था पैरामाउंसी का वो चलाते रहे लोग। और इसी पीरियड में मतलब सिंध भी 1843 के आसपास अंग्रेजों के कब्जे में आया। तो अफगानिस्तान तक की सीमा इनके सीमा से टकराने लगी। उसी क्रम में 1853 का चार्टर एक्ट है। तो 1853 का जो भी चार्टर एक्ट में प्रोविजन है वह फिर से एक तरह से कंपनी को पूरी तरह नहीं हटा सकते थे, क्योंकि भारत में जो कुछ भी उपलब्धि थी वो सबका सब कंपनी का देन था। तो बेशर्मी का भी कोई लिमिट होता है। तो इसीलिए जो ब्रिटिश क्राउन था उसको थोड़ा लाज शर्म बचा हुआ था। तो उन लोगों ने कंपनी से तुरंत में ही सब कुछ छीन लेने का नहीं किया। लेकिन ऐसे लोग बहाना खोजते हैं कि कब मौका मिले और आपके खिलाफ खुलेआम खड़े हो जाएं, है ना, तलवार चला दें। तो ये मौका कंपनी को, गवर्नमेंट को 1857 के क्रांति में मिलेगा, जब 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा वो इनके सारे अधिकार छीन लेंगे, है ना। तो अब इसके प्रोविजंस को हम लोग देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 was passed in the British Parliament to renew the East India Charter. Unlike the previous charter of 1793, 1833, 33, which renewed the charter for 20 years, this act did not mention the time period for which the company charter was being renewed. This act was passed when Lord Dalhousie was the Governor General of India. तो यहाँ दो बातें याद रखने की हुई कि 1853 के चार्टर एक्ट में अन्य चार्टर एक्ट की तरह 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया या कोई समय ही नहीं लिखा गया, जबकि हर चार्टर एक्ट में कहा जाता था कि कंपनी का व्यापार करने का अधिकार अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन 53 के चार्टर एक्ट में इस तरह के किसी भी बढ़ाए जाने की बात का मेंशन ही नहीं किया गया, है ना। तो साफ था कि कंपनी के ऊपर तलवार लटक रहा है जब गिरे। अब क्या क्या परिवर्तन हुआ? The law member, fourth member, became a full member of the right now to vote. जैसे अभी बताए कि लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल की बैठक में तभी शामिल होता था जब कानून बनाना होता था, एग्जीक्यूटिव बैठकों में नहीं शामिल होता था। अब लॉ मेंबर गवर्नर जनरल के काउंसिल का फुल मेंबर हुआ और उसे हर मुद्दे पर अधिकार वोट देने का भी अधिकार हुआ। लेजिस्लेटिव काउंसिल had 12 members, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल had 6 members, now had 12 members। अब जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य जो पहले थे अब बढ़कर हो गए 12 सदस्य। 12 सदस्यों का कंपोजिशन कैसे था? 12 मेंबर्स का कंपोजिशन था एक गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 2 6, चीफ जस्टिस 7, एक रेगुलर जज 8
और 4 representative members drawn from among the company's servants with at least 10 years tenure appointed by the local governments of Bengal, Bombay, Madras and North-West Frontier. तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी उस समय एक प्रोविंस बढ़ चुका था। तो ये सारे प्रोविंस एक एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे उन लोगों में से जो सिविल सर्वेंट भारत में कम से कम 10 साल की सेवा दे चुके हो। तो ये 10 मेंबर हो गया, 4, 5, 6, 4, 10, 11 और 12, कुल मिला के 12 सदस्य हो गए। The Governor General could nominate a Vice President to the Council. Governor General's assent was required for all legislative. जो भी कानूनी काम होगा सबके लिए गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी, है ना। और मान लीजिए वो नहीं है तो उसके एब्सेंस में काम करने के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकता। मैं समझ गया। The Court of Directors could create a new presidency or province. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी को यह अधिकार था कि नया प्रांत बना सके। This was because of the difficulties that were faced in administering the increasing large Indian territories of Britain. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार मिला कि वह नए प्रांतों का सृजन कर सकता था। ये 1853 है जब भारत का लगभग संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। तो जो बड़े प्रांत हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था। आज कैसे छोटे छोटे राज्यों के निर्माण का बात होता है, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, तो छोटे राज्यों का डिमांड आज भी है। तो उस जमाने में तो इसी समय का बंगाल जो अब इसमें भी चेंज होगा इस एक्ट के द्वारा। तो उस समय का बंगाल प्रांत का मतलब आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यानी आज का 4 राज्य और एक देश मिला के एक प्रांत था उस जमाने में, है ना। Since 1833-53, 2 new provinces of Sindh and Punjab were added. It could also appoint a lieutenant governor for these provinces. In 1859, सब याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर पंजाब वाज अपॉइंटेड। तो पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति 1859 से हुई। दिस एक्ट ऑल्सो लेड टू द क्रिएशन ऑफ आसाम, बर्मा, द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड द 3 प्रांत और बना। The act provided for the appointment of separate governor of Bengal presidency. It maintained that governor of Bengal should be different from the governor general, who was to head administration of the whole India. The number of board of directors was reduced from 24 to 18, out of which 6 people were to be nominated by the British Crown. देखिए यहाँ याद करने के लिए हुआ कि बंगाल प्रांत के लिए एक अलग से गवर्नर का प्रोविजन हुआ। जैसे मान लीजिए दिल्ली है तो मोदी जी भी हैं और दिल्ली में वो भी हैं, तो दिल्ली प्रांत अलग है, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जो हेड ऑफ द कंट्री होता है उसको पूरे देश को देखना है। ठीक वैसे ही यहाँ हुआ कि बंगाल भारत के गवर्नर जनरल को पूरा भारत अब देखना था, इसलिए पर्टिकुलर उसका ध्यान बंगाल तक ही सीमित तो नहीं रह सकता था। इसलिए बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति का प्रोविजन इस एक्ट में हुआ। तो याद रखिएगा इस बात को। फिर ये चीज याद रखने का हो गया। मैकाले कमेटी ऑफ
54 गिव इंडिया हर फर्स्ट सिविल सर्विसेज। देखिए इसके पहले जो होती थी वो नॉमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी होती थी, या जैसे इंग्लैंड के अखबारों में क्या होता था कि विज्ञापन निकलता था कि इंडिया के लिए इतना सिविल सर्वेंट, इतना जज चाहिए। अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, फिर आपको ट्रेनिंग दिया गया और तब फिर उस कार्य के लिए भारत भेजा गया। उस समय एग्जामिनेशन वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं था, लेकिन अब हुआ कि उस तरह में बहुत बदनामी भी होती थी, नेपोटिज्म भी होता था, घूस भी चला। तो अब हुआ कि नहीं, एक अलग सेपरेट सिविल सेवा भारत के लिए होनी चाहिए। The Act removed the right of patronage to appointment in civil services held by the Court of Directors. तो Court of Directors अपॉइंट कर देते थे। Appointment was to be done only by open competition based on merit and was open to all. खुली प्रतियोगिता होगी एंड ओपन कंपटीशन होगा और आपका नियुक्ति जो है आपके मेरिट के अनुसार होगा। तो अभी जो चीज हम कह रहे हैं हो रहा है, इसका शुरुआत यहीं से। तो ये अभी प्रोविजन था। द रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट ओनली द फिटेस्ट बी सिलेक्टेड टू द आईसीएस। तो उस समय आईसीएस जो है स्टील फ्रेम या ब्रिटिश नौकरशाही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य या उपनिवेशवाद को चलाने, स्थापित करने, उस सब में स्टील फ्रेम का काम कर रहा था। तो इन लोगों को लगा कि जो योग्यतम आदमी हो वही इस पद पर आवे। For the first time, the legislative and executive function of the Governor General Council was separated. This act served as the foundation of the modern parliamentary form of government. The legislative wing of the Governor General Council acted as a parliament on the model of British पार्लियामेंट। तो छोटा ही था, 12 आदमी का से था, लेकिन अलग अलग काम किया। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर एक्ट, thus it could be taken over by the British government at any time. अगर कोई समय सीमा आपके लिए नहीं दिए तो हम अपने लिए भी कोई समय सीमा नहीं रखे कि जब तक मन है आप शासन कीजिए, आपको लगेगा, और हमको लगे जब मन तबे आपका हम शासन छीन लेंगे, है ना। तो एक तरह से 1853 के चार्टर एक्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से इंडिकेशन दे दिया कि ब्रिटिश क्राउन को जब भी मौका मिलेगा कंपनी से वो भारत का शासन छीन लेंगे, है ना। मौका मिलने का देरी था। Company's influence was further reduced by this act. The board of directors now had 6 members who were crown nominated. है ना, जो कंपनीज का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो पहले के समय केवल कंपनी के लोग ही उसके मेंबर होते, लेकिन इस एक्ट ने प्रोविजन किया कि कंपनी के डायरेक्टरशिप में 6 लोग क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, यानी 6 लोग सरकारी होंगे, यानी आपके डायरेक्टरशिप में भी इंटरफेरेंस सरकार करेगी। फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द फॉर्म ऑफ 4 मेंबर्स फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। वो जो 12 मेंबर में हम लोग पढ़े थे, 4 मेंबर, तो पहले अंग्रेज अपने ही लोगों को रखते थे, लेकिन अब 4 लोग स्थानीय प्रांतों से इसमें शामिल हो सकते थे। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट के सिलसिला में अंतिम एक्ट है ना, क्योंकि चार्टर एक्ट का प्रोविजन ही इसीलिए था कि कंपनी के कार्यकलाप या उसके जो व्यापार करने का या प्रशासन करने का जो परमिशन है वो हर 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था। और दूसरा नंबर कि 1853 के चार्टर एक्ट में कोई भी समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ। और अंतिम की इस चार्टर का
1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ही इफेक्टिविटी खत्म हुई, क्योंकि उस एक्ट के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया।